हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माफिया अशरफ के साले जैद पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है, जिसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित विजय कुमार की ओर से मुख्य सचिव से गुहार लगाने के बाद पुरा मुफ्ती थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पीड़ित का आरोप है कि 30 दिसंबर 2022 को उसने एक जमीन खरीदी थी। वहीं खतौनी और दूसरे दस्तावेजों में भी पीड़ित का नाम दर्ज है, लेकिन आरोप है कि अशरफ का साला भू माफिया जैद 6 महीने से उक्त जमीन का बैनामा अपने आदमियों के नाम पर करने का दबाव बना रहा है। पीड़ित ने जब इससे इनकार किया तो 18 नवंबर 2024 को आरोपी ने प्लॉट पर JCB चला दी। विरोध करने पर जैद, नफर, जसीम, धीरेन्द्र समेत दूसरे लोगों ने की गाली गलौज की। उन्होंने पीड़ित से कहा कि वह जमीन उसके कहने पर लिख दे, नहीं तो 20 लाख रुपए की रंगदारी देनी पड़ेगी। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी। यूपी में मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर जारी गहमागहमी के बीच बहुजन समाज पार्टी बसपा भी एक्टिव मोड में आ गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने राजधानी लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में यूपी के संगठन की समीक्षा बैठक बुला ली है। इस बैठक में बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ही सभी जिलाध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों को बुलाया गया है। गुरुवार को बसपा की इस बैठक में शामिल होने मायावती के भाई आनंद कुमार भी अपने पुत्र ईशान और आकाश आनंद के साथ पहुँचे। आकाश आनंद बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के उत्तराधिकारी भी है, लेकिन ईशान आनंद के लिए यह पहला मौका है जब वह पार्टी की किसी बैठक में शामिल हो रहे हैं। रमेश बिधूड़ी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं और इससे कई बातें साफ हो चुकी है। पहली बात तो यही कि अब वो कालकाजी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ उम्मीदवार बदलने का बीजेपी नेतृत्व का कोई इरादा नहीं है। और अब ये बात भी मान ही लेनी चाहिए कि बीजेपी को रमेश बिधूड़ी के विवादित बयानों से कोई दिक्कत नहीं हो रही है और इसके भी खास मायने हो सकते हैं। लगे हाथ ये भी साफ हो गया है कि बीजेपी की तरफ से किसी तरह की मनाही न होने से रमेश बिधूड़ी का हौसला और भी बढ़ा ही होगा। आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी की नई टिप्पणी भी यही बता रही है। हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग की चेतावनी के बाद भी रमेश बिधूड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और ये सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग रमेश बिधूड़ी के खिलाफ इसे लेकर कोई एक्शन लेगा क्या। जनवरी से पहले बिहार में दही चूड़ा भोज की चर्चा तो ठीक ठीक चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार उस पर सियासत का ऐसा रंग चढ़ा देंगे चिराग पासवान ने भी नहीं सोचा होगा। पटना के दही चूड़ा भोज में नीतीश कुमार को बुलाने के पीछे जो भी मकसद रहा हो, लेकिन चिराग पासवान का नाम लेकर अब जो हो रहा है वो तो फजीहत ही कही जाएगी। नीतीश कुमार ऐसी चीजों के माहिर तो है ही, चिराग पासवान को फिर से समझ में आ रहा होगा। बिहार में कुछ लोग नीतीश कुमार के एक्ट को चिराग पासवान से 2020 के बदले के रूप में भी देख रहे हैं, लेकिन सवाल है कि बदला पूरा होना क्या अब भी बाकी रह गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख इतिहास को विकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल भागवत ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को भारत की सच्ची स्वतंत्रता से जोड़ा था। ममता बनर्जी ने इस बयान को देशद्रोही करार देते हुए कहा, मैं इस बयान की कड़ी निंदा करती हूँ। यह एक खतरनाक बयान है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। यह इतिहास को विकृत करने की कोशिश है। हम भारत की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन ऐसे बयानों को सहन नहीं किया जा सकता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही राजधानी की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। 15 जनवरी को आपने 2 सीटों नरेला और हरिनगर से अपने उम्मीदवार बदल दिए। नरेला से शरद चौहान और हरिनगर से सुरिंदर सेतिया को उम्मीदवार बनाया गया। पहले नरेला से दिनेश भारद्वाज और हरिनगर से राजकुमारी ढिल्लन आप उम्मीदवार थी। किसी तरह भाजपा ने 70 में 68 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। पार्टी ने बुराड़ी सीट, जदयू और देवली सीट लोजपा आर के लिए छोड़ दी है। वहीं कांग्रेस ने भी सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। चलिए जानते हैं किस सीट पर किन के बीच मुकाबला है। आपके लिए इस चुनाव में प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा खुद पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ही है। 2013, 2015 और 2020 में आपकी जीत के बाद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव से पहले उन्हें शराब घोटाले में जेल जाना पड़ा।
पड़ा। जेल से वापस आने के बाद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद आपने नए मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी की प्रमुख नेता आतिशी को शपथ दिलवाई। मुख्यमंत्री आतिशी भी इस चुनाव प्रचार में पार्टी के लिए बड़ा चेहरा बनेंगी। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे चेहरे भी पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। कांग्रेस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की जिसमें उसने 1991 के उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम की वैधता के खिलाफ दाखिल याचिकाओं का विरोध किया। विपक्षी पार्टी ने शीर्ष कोर्ट से इस मामले में दखल की मांग की। यह अधिनियम धार्मिक स्थलों के स्वरूप को वैसे ही बनाए रखता है जैसा वे 15 अगस्त 1947 को थे। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच हुए सीज फायर के ऐलान को 24 घंटे भी नहीं बीते थे। इसी बीच सीज फायर तोड़ दिया गया। गुरुवार को इजरायली सेना ने गाजा पर फिर से एयर स्ट्राइक की जिसमें कम से कम 73 लोगों की मौत की खबर है। स्काई न्यूज और AFP की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार तड़के इजराइल ने गाजा पर आसमान से बम बरसाए थे। AFP ने गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के हवाले से बताया कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में महिलाओं और बच्चों की भी जान गई है। 200 से ज्यादा नागरिक जख्मी हुए हैं। गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के प्रवक्ता महमूद बसल ने AFP को बताया, जब से गाजा पट्टी पर सीज फायर समझौते का ऐलान हुआ है तब से इजराइल की ऑक्यूपेशन फोर्स ने 73 लोगों को मार डाला है। इसमें 20 बच्चे और 25 महिलाएं शामिल हैं। इजराइल की सेना अभी भी बमबारी कर रही है। देश के 1 करोड़ के करीब सरकारी कर्मचारियों को गुरुवार को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स जिस 8वें वेतन आयोग के गठन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, केंद्र सरकार ने उसको मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद उसकी रिपोर्ट के आने पर सिफारिशें 1 जनवरी 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन आदि की समीक्षा करेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी उम्मीदवारों का सस्पेंस खत्म कर दिया। गुरुवार को बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इस सूची में ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, बवाना से रविंद्र और दिल्ली कैंट से भुवन तंवर को मैदान में उतारा गया है। अब तक बीजेपी की ओर से 68 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बाकी बची 2 सीटें पार्टी अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ सकती है। इससे पहले गुरुवार सुबह कांग्रेस ने भी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर अपनी टीम 70 फाइनल कर दी थी। चुनावी मैदान में उम्मीदवारों को उतारने में आम आदमी पार्टी ने दोनों दलों से बाजी मारी। दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन है। इस बीच बुधवार को खबर आई कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। यह मुकदमा दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में चलाया जाना है। इससे 1 महीने पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने इसी मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की इजाजत दी थी। यह मुकदमा प्रवर्तन निदेशालय ED चलाएगा। चुनाव के दौरान ED को मिली यह इजाजत दिल्ली में विपक्ष को एक हथियार की तरह मिल गया है। वह इसके जरिए आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मामले में घेरेगी। आम आदमी पार्टी ने गृह मंत्रालय के इस आदेश को अप्रत्याशित बताया है। उसका कहना है कि इस संबंध में अरविंद केजरीवाल की एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। इस याचिका में केजरीवाल ने अपील की है कि निचली अदालत के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है जिसमें कहा गया है कि बिना किसी जरूरी मंजूरी के ED के चार्जशीट के आधार पर मुकदमा चलाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुकदमा चलाने के लिए ED को मंजूरी लेनी होगी। इसी के बाद ED ने गृह मंत्रालय से मंजूरी मांगी। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर देर रात हुए हमले के बाद तमाम सवाल, थ्योरी और बुद्धि उलझी हुई है। कई घंटे इस हमले को बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इसके पीछे का सही मकसद सामने नहीं आ सका है। पुलिस ने सैफ अली खान पर घर के भीतर ही हमला करने वाले की पहचान कर ली है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हमला करने वाले को एक वीडियो में बांद्रा में सैफ अली खान के अपार्टमेंट में 6ठे फ्लोर पर देखा गया है। इसी अपार्टमेंट में सैफ अली खान अपने परिवार के साथ 12वें फ्लोर पर रहते हैं। पुलिस की 10 टीम आरोपी की तलाश में जुट गई है। हमला करने वाले अज्ञात शख्स के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अभी अवैध तरीके से घर में घुसने और जान से मारने की कोशिश की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने अब तक 25 से 30 CCTV खंगाले हैं, जिसके बाद पुलिस के सूत्र दावा कर रहे हैं कि आरोपी घर में हमले के कुछ घंटे पहले से ही अंदर मौजूद था।
झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के प्रमुख हेमंत सोरेन ने दिल्ली चुनाव को लेकर अभी तक अपनी पार्टी का रुख साफ नहीं किया है। JMM इस बात को लेकर असमंजस में है कि वह दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन करे या फिर कांग्रेस के लिए प्रचार करे। दरअसल झारखंड में JMM के नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक की सरकार में कांग्रेस शामिल है, जबकि लोकसभा चुनाव में खुद सुनीता केजरीवाल ने यहां इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार का चुनाव प्रचार किया था। आप नेता अरविंद केजरीवाल खुद हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के दौरान मंच पर मौजूद रहे थे। लिहाजा JMM खुलकर न तो आपको नैतिक समर्थन दे रही है और न ही कांग्रेस के पक्ष में ही खुलकर आ रही है। स्टॉप दिल्ली के चुनावी दंगल में वादों की बहार है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी, BJP और कांग्रेस हर दल ने वोट जुटाने के लिए वादों की पोटली खोल दी है। गुरुवार को कांग्रेस ने दिल्ली में 2 और बड़े वादे किए। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर फ्री राशन के साथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। दिल्ली में अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की गारंटी भी केंद्र शासित प्रदेश की जनता को दी है। आप सभी का हेडलाइंस न्यूज में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।